नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे और स्वागत है आपका टीसीएच पर। कल जो जंग शुरू हुई थी वो एक रात की जंग फिलहाल बन गई है। फिलहाल ये जंग रुक गई है। इजराइल जिस तरह से ईरान के ऊपर अटैक कर रहा था, ईरान जिस तरह से इजराइल के ऊपर अटैक कर रहा था, ईरान से लगातार बयानात आ रहे थे कि अगर लेबनान के ऊपर अटैक जारी रहेंगे तो ईरान लगातार अटैक करता रहेगा इजराइल के ऊपर। पहले नॉर्दर्न इजराइल पे हमला किया गया, फिर लगभग पूरे इजराइल पर हमला किया गया। ये फिलहाल रुक गया है। कहा यह जा रहा है कि ट्रंप ने ईरान और इजराइल दोनों से कहा है कि फिलहाल जंग रोक दीजिए। अब आप कहेंगे कि ये अशोक जी बार बार फिलहाल 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 क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये फिलहाल का मामला है, परमानेंट नहीं है। और इसलिए है क्योंकि वो बात जो कल मैंने आपसे कही थी और 4-5 दिन पहले भी कह चुका था, वही बात आज रिपोर्ट्स में है। रिपोर्ट्स ये कह रही हैं कि ट्रंप और नेतन्याहू के बीच में जो बातचीत हुई थी उसमें ट्रंप ने ये नहीं कहा था कि ईरान के ऊपर अटैक मत करो या लेबनान के ऊपर अटैक मत करो। रिपोर्ट्स ये कह रही हैं कि ट्रंप और नेतन्याहू के बीच में जो बातचीत हुई थी जिसमें कहा गया था गाली गलौज हुई वगैरह वगैरह, वो तो झूठ था ही। ट्रंप ने उस बातचीत में ये नहीं कहा था कि लेबनान पर अटैक बंद करो। दरअसल ये कहा था कि हमारे सिग्नल का इंतजार करो, जब हम सिग्नल देंगे उसके बाद लेबनान पर अटैक करो, ये कहा था ट्रंप ने। और यही बात मैंने आपसे कही थी कि ट्रंप ने कहा होगा कि लेबनान पे अटैक करना, लेकिन अभी जरा रुक जाओ, अभी दुनिया का माहौल थोड़ा गड़बड़ है, सीज फायर जैसी चीज दिखाई दे रही है, इस समय हमला करोगे तो इमेज और ज्यादा खराब होगी। अब कल जो हमला हुआ, लेबनान के ऊपर जो अटैक हुआ, वो अटैक अमेरिका के सिग्नल पर हुआ है या बिना सिग्नल के हुआ है, ये एक सवाल है जिसका जवाब आसानी से नहीं मिलने वाला। और ऐसा लगता है कि अमेरिका के सिग्नल पर यह हमला नहीं हुआ है। राइटर्स, जो अमेरिका का एक जाना माना अखबार है, उसने एक न्यूज जो दी है उसकी हेडिंग आप सुन लीजिए अंग्रेजी में पहले, फिर हिंदी में बताऊंगा। डिफाइंग ट्रम्प विद ब्रीफ ईरान फाइट, इजराइल सीक स्वे ओवर पीस टॉक्स। देखिए, ये अंग्रेजी हिंदी का मामला ये है कि कई लोग कहते हैं सब टाइटल्स लगा दिया कीजिए। सब टाइटल्स होती हैं, आपको बस इतना करना है, जो वीडियो सामने चल रहा है, आप अगर मोबाइल से देख रहे हैं तो ऊपर आपको एक साइन दिखाई देता है, उसको टैप कर दीजिए, उसको दबा दीजिए, सारे सब टाइटल आना अंग्रेजी में शुरू हो जाएंगे। खैर, अंग्रेजी में मैंने जो आपको टाइटल बताया अखबार की खबर का, डिफाइंग ट्रम्प विद ब्रीफ ईरान फाइट, इजराइल सीक्स स्वे ओवर पीस टॉक्स, इसका मतलब यह है कि लेबनान के ऊपर अटैक करके इजराइल ये बता रहा था अमेरिका को कि देखिए, हर चीज आप ही कंट्रोल नहीं करेंगे, आप पीस प्रोसेस चला रहे हैं, उसमें ईरान डिमांड कर रहा है कि लेबनान में भी पीस प्रोसेस हो जाए, गजा में भी पीस प्रोसेस हो जाए। ये सारी डिमांड जो कर रहा है वो हमारे लिए बहुत मुश्किल है। याद कीजिए, कल मैंने कहा था कि सारी जंगें खत्म हो जाएंगी तो नेतन्याहू तो वैसे ही खत्म हो जाएगा, जंगखोरी पे जिंदा है वो। तो उसने कल अमेरिका को यह कहा कि अगर पीस का प्रोसेस चल रहा है तो हमें भी उसमें शामिल कीजिए, हमारी शर्तें भी उसमें शामिल कीजिए, ऐसा नहीं होगा कि आप अकेले अकेले पीस प्रोसेस चला लेंगे। ये बात फिलहाल मैं पहले कह चुका हूं, राइटर सब कह रहा है, कितनी सही है कितनी गलत है ये तो वक्त साबित करेगा। लेकिन नेतन्याहू ट्रंप के कहे में तो नहीं चलता है, ये बात बिल्कुल क्लियर है। ये अलग बात है, ये हो सकता है कि ट्रंप नेतन्याहू के कहे पर चल रहा हो। और ये बात देखिए इसलिए और खतरनाक हो जाती है कि इजराइल के अखबार तो रिपोर्ट नहीं कर रहे हैं, लेकिन बाकी मिडिल ईस्ट और दूसरे अखबार, मिडिल ईस्ट के दूसरे अखबार जो हैं वो ये रिपोर्ट कर रहे हैं कि ये जंग ईरान के साथ रुकी तो है फिलहाल, लेकिन इसके बावजूद इजराइल ने सदर्न लेबनान में एक इलाके को खाली करने के लिए कहा है, दायरे को खाली करने के लिए कहा है, वहां के शहरियों से, वहां के रहने वालों से कहा है कि तुम शहर छोड़कर चले जाओ, जिसका मानी ये होता है कि हम यहां पर बमबारी कर सकते हैं। और ये भी खबर है कि वहां पर अटैक हुए हैं, यानी इन सब के बावजूद लेबनान पर इजराइल ने अटैक करना बंद नहीं किया है। अब मेरे फिलहाल का मानी समझ लीजिए, ईरान ने बिल्कुल क्लियर कहा है कि लेबनान हमारे लिए रेड लाइन है। कल की लड़ाई की एक वजह यह हो सकती है, और दूसरी वजह यह हो सकती है कि ट्रंप ने सिग्नल दिया हो कि जरा लेबनान पे अटैक करो, देखें ईरान रेड लाइन मानता है या फिर सिर्फ बातें करके रह जाता है। ये दोनों वजह हो सकती है। तो कल जब हमला हुआ तो पलट कर ईरान ने जबरदस्त अटैक करके ये बता दिया कि अब अगर लेबनान पर हमला होगा तो हम खामोश नहीं बैठेंगे। और उसके बाद अगर सदर्न लेबनान पे हमला हो रहा है तो आप ये समझिए कि ईरान कभी भी अटैक शुरू कर सकता है। ईरान ने एक बात बहुत साफ की है, ईरान ने कहा है बातचीत से हमें कोई दिक्कत नहीं है, हम बातचीत करने को तैयार हैं, पीस प्रोसेस में, अमन का जो पूरा प्रोसेस चल रहा है उसमें जाने के लिए तैयार हैं। शर्त बस इतनी है कि अमेरिका को अपना बिहेवियर बदलना होगा, अपना जो व्यवहार है वो बदलना पड़ेगा, अपनी जो चाल चलन है वो बदलनी पड़ेगी। इसका मानी क्या है
इसका मानी यह है कि अमेरिका जो ये खेल कर रहा है इजराइल से कभी अटैक करा, क्यों कल भी ईरान ने बहुत क्लियर कहा था कि ये अटैक भले इजराइल कर रहा है लेकिन अमेरिका भी इसमें शामिल है। और इसके बाद ही ट्रंप साहब का बयान आना शुरू हुआ कि लड़ाई बंद कराई जाए, क्योंकि ये कहने का मतलब मैंने कल आपको समझाया था, ईरान के ये कहने का मानी ये था, मतलब ये था कि इसके बाद हम मिडिल ईस्ट के दूसरे अरब मुल्कों में जो अमेरिकन बेसेस हैं उन पर अटैक करना शुरू कर देंगे। आगे बढ़ने से पहले एक जरूरी अपील कि अगर चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। आप लोग बहुत सारी डिमांड्स करते हैं, ये लगवा दीजिए वो लगवा दीजिए, मेरी भी डिमांड सुनिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और साथ में अगर हमारी ताकत बनना चाहते हैं तो बहुत थोड़ी सी रकम महीने की खर्च होगी, आप हमारे चैनल के मेंबर भी बन सकते हैं। तरीके मैंने आपको कई बार बताए हुए हैं, यहाँ पर आपको QR कोड दिया हुआ है, पिन कमेंट देख लीजिए, डिस्क्रिप्शन देख लीजिए, मेंबर बनिए, ताकत बनिए और सब्सक्राइब तो जरूरी कर लीजिए। तो ये जो बिहेवियर है, ये जो चाल चलन है कि कभी यहां अटैक करना है, कभी वहां अटैक करना है, कभी कहना है कि हम जो एनरिच्ड यूरेनियम है वो उठा ले जाएंगे, कभी कुछ कहना है कभी कुछ कहना है, ये सबसे बड़ी वजह है कि ईरान इस बातचीत को सीरियसली नहीं ले रहा है। ईरान ने अपनी रेड लाइंस बनाई हुई हैं, वो मैंने आपको कई बार बताया है, इसलिए मैं दोहराने नहीं जा रहा हूं। और उन रेड लाइंस को जब तक अमेरिका मानेगा नहीं तब तक बातचीत फाइनल स्टेज में पहुंचेगी नहीं। पाकिस्तान के जो प्रधानमंत्री हैं शहबाज शरीफ, उनके लगातार बयानात आ रहे हैं कि हम मिलजुल कर सुलझाएंगे मामले को, फलां करेंगे ढिमका करेंगे, लेकिन मामला जो है वो शहबाज शरीफ के कंधे पर नहीं है, वो असल में इजराइल और अमेरिका के ऊपर है। उन पर डिपेंड करता है कि वो किस तरह से बिहेव करेंगे, और ये बिहेव जुबान का बिहेव भी है और साथ में एक्शन का बिहेव भी है कि फील्ड में आप क्या एक्शन कर रहे हो। आप देखिए, आज एक ट्रंप का बयान आया, अंदोलू ने इसको, अंदोलू जो एजेंसी है टर्की की, उसने इसको कवर किया है। और इस बयान में दो बातें वो करते हैं। पहली बात तो वो ये कर रहे हैं, ANI पर भी ये बयान है, पहली बात तो ये कर रहे हैं कि 2-3 दिनों के अंदर सीज फायर होने की उम्मीद है। कल भी उन्होंने कहा था कि मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे या इसी वीक हो सकता है। तो भाई मार्केट खुल गया है, कल मार्केट गिर गया था, आयल की प्राइस ऊपर हो गई थी। इस तरह का बयान नहीं देंगे तो मार्केट नीचे कैसे आएगा, आयल की प्राइस कम कैसे होगी। तो बयान ये दे रहे हैं एक तरफ, दूसरी तरफ उसी बयान में दूसरी बात भी कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हम हफ्ते भर में इस जंग को खत्म कर सकते हैं, हफ्ते भर में हम इतने बम गिरा सकते हैं ईरान के ऊपर कि ईरान घुटनों पर आ जाए। यानी एक तरफ आप डील की बात कर रहे हो, दूसरी तरफ धमकी दे रहे हो कि हफ्ते भर में हम ईरान को तबाह बर्बाद कर सकते हैं। और साथ में कह रहे हैं कि ये जो हमने नाकाबंदी लगाई है, जो ब्लॉकेट लगाया है, ये हमारा फिलहाल सबसे बड़ा हथियार है। हम खून नहीं बहाना चाहते हैं। मतलब जंग की शुरुआत ईरान के सुप्रीम लीडर की हत्या से करने वाला ट्रंप आज ये कह रहा है कि वो खून नहीं बहाना चाहता है। अब उसने ये नहीं कहा कि हम अमेरिकन्स का खून नहीं बहाना चाहते हैं, अगर ये जंग होगी तो अमेरिकी मारे जाएंगे, ये बात तो उसने नहीं कही, लेकिन कहता है खून नहीं बहाना चाहते हैं और इसीलिए हमने नाकाबंदी लगाई है और नाकाबंदी बहुत सक्सेसफुल है। फिर कहता है कि इस नाकाबंदी से ईरान के ऊपर इतना इकोनॉमिक प्रेशर पड़ रहा है कि वो समझौता कर लेगा। वो इस बात को समझने को तैयार नहीं है कि 40 साल से ईरान के ऊपर इकोनॉमिक प्रेशर पड़ रहा है, 40 साल से सैंक्शन लगे हुए हैं और 12 रोजा जंग एक बार कर चुके हो, और अब तो 100 दिन हो गए, कल परसों 100 दिन इसके हो गए थे, ये भी जंग कर चुके हो। ईरान झुकने को तैयार नहीं है। तो तुम्हें ये लगता है कि नाकाबंदी से झुक जाएगा, या फिर वहां गोलीबारी करके 150 लोगों को मार दोगे उससे ईरान झुक जाएगा? अब ट्रंप भी ये अच्छी तरह से जानता है कि ऐसा नहीं होगा। अमेरिका के ही एक अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स ने यह खबर लगाई है, खबर क्या आप कह सकते हैं एनालिसिस लगाई है, और बहुत मजेदार एनालिसिस है। ये एनालिसिस कहती है कि ट्रंप चाहता है कि ईरान के मामले में उसकी चले, लेकिन हर जो स्टेप लेता है उससे उसकी लिमिट तय हो जाती है। ये तय हो जाता है कि बस वो इतना ही कर सकता है। ये जिस बयान की बात कर रहा हूं उसमें एक और मजेदार बात है। उसने कहा कि अगर हम जंग दोबारा शुरू करेंगे, अगर ईरान के ऊपर हमला करेंगे तो स्ट्रेट ऑफ होर्मुज बहुत लंबे वक्त तक बंद रहेगी। इसका मानी यह है कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज हमसे नहीं खुलेगी, हमला भी कर लेंगे तो भी स्ट्रेट ऑफ होर्मुज खुलने वाली नहीं है। अब आप देखिए इस एक बयान में कितनी सारी बातें हैं और एक दूसरे को काटती हुई बातें हैं। एक तरफ कह रहा हो ईरान घुटने में आ जाएगा हफ्ते भर पे। अरे भाई, जब ईरान घुटने पे आ जाएगा तो स्ट्रेट ऑफ होर्मुज खोल देगा, जब हार ही मान लेगा तो स्ट्रेट ऑफ होर्मुज खुल जाएगी। दूसरी तरफ कह रहे हो कि अगर जंग चली तो महीनों स्ट्रेट ऑफ होर्मुज नहीं खुलेगी। इसका मानी क्या है? इसका मानी यह है कि ईरान नहीं झुकेगा, ईरान स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को नहीं खोलेगा। ये दोनों बातें एक साथ कैसे हो सकती हैं? ये ट्रंप है, और ऐसे आदमी के साथ किस तरह का समझौता हो सकता है आप समझ सकते हैं। जो आदमी सोते समय कोई और बात करे, उठ के कोई और बात करे, चाय पीते समय कोई और बात करे, मटन खाते समय कोई और बात करे, शाम को टहलते समय कोई और बात करे, गोल्फ खेलते समय कोई और बात करे, उस आदमी को आदमी कहना मुश्किल है। उस आदमी से आप डील कैसे कर सकते हो? सोचो,
आपको किसी से मकान खरीदना है, आप जाते हो, मकान देख लेते हो, कहते हो हाँ जी मकान तो हमें बहुत पसंद आ गया, बताइए इसका कीमत क्या है। वो कहता है कि ठीक है जी 1 करोड़ रुपए आप दे देना, मकान खरीद लेंगे। आप खुश खुश होकर घर चले जाते हो कि चलो पैसों का इंतजाम करें, बैंक से लोन वोन लें, मकान खरीद लें। जब 3-4 दिन बाद बैंक से बात करने के बाद उसके पास पहुंचते हो कि भैया कागज वगैरह दिखा दो, अब मकान का फाइनल किया जाए काम, तो कहता है मैं सोच रहा हूं कि ये मकान अब 1.5 करोड़ में मैं बेचूंगा। आप सर पकड़ लेते हो, आप कहते हो अभी कल तो आप कह रहे थे 1 करोड़, कहता है नहीं ये मेरा मन बदल गया, 1.5 करोड़ में बेचूंगा। चलो आप 1.5 करोड़ का इंतजाम करते हो, फिर कहता है ऐसा करो कि आप 10 लाख और बढ़ा दो। ऐसे आदमी से कोई डील हो सकती है जो अपनी जबान का पक्का ना हो? तो जो ट्रंप जबान का पक्का नहीं है उसके साथ डील कैसे होगी? सबसे बड़ी प्रॉब्लम इस डील में कोई है तो वो यही है, और इसकी वजह मैं आपको बता चुका हूं कि अमेरिका ये मान के चल रहा है कि वो इस जंग को जीत चुका है, जबकि ईरान का मानना है कि इस जंग को उसने जीता है। तो डील जहां उलझी हुई है वो आप समझ सकते हो, ये 2-3 दिन 4 दिन की बात नहीं है। बात बहुत सीधी है कि आपको ईरान की कुछ शर्तें माननी पड़ेंगी, वो जरूरी शर्तें हैं। अगर वो शर्तें आप मानते हो तो बातचीत होगी, वरना जंग का खदशा बना रहेगा, अंदेशा बना रहेगा, कभी भी कहीं भी जंग शुरू हो सकती है। और जंग अपने तरीके से चल भी रही है, ऐसा नहीं है कि जंग पूरी तरह से रुक गई है। अभी खबर आई है, थोड़ी देर पहले यह खबर आई कि अमेरिका का एक अपाचे हेलीकॉप्टर जो है वो गिरा, और वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के ऊपर गिरा। और अभी तक ये तय नहीं है कि ये टेक्निकल फॉल्ट से गिरा या फिर ईरान की मिसाइलों ने इसको गिराया। अब आप ये देखिए कि ये जो अपाचे हेलीकॉप्टर है ये कोई सैर करने नहीं गया था, समंदर की कोई सैर करने नहीं गया था कि चलें जरा देखें स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के ऊपर क्या चल रहा है। ये अमेरिकन नाकाबंदी का, अमेरिका की जो ब्लॉकेड है उसका हिस्सा है। और अपाचे हेलीकॉप्टर का, जो जंगी हेलीकॉप्टर है, उसका यूज किया जाता है मिसाइल, ड्रोन्स वगैरह जो ईरान की तरफ से या कहीं से भी फेंकी जाए उनका मुकाबला करने के लिए। तो एक ये हो सकता है कि कोई जहाज गुजरने की कोशिश कर रही हो, अमेरिका कोई जहाज निकालने की कोशिश कर रहा हो, जो पहले भी कर चुका हो, ईरान ने उसके ऊपर अटैक किया हो, उसका मुकाबला करने के लिए अपाचे हेलीकॉप्टर गया हो, अपाचे हेलीकॉप्टर को ईरान ने टारगेट किया हो और वो गिर पड़ा हो। हालांकि बताया ये जा रहा है कि उसमें जो 2 पायलट्स थे दोनों को दोनों सेफ हैं। ट्रंप का खुद का बयान आया है, लेकिन अब तक क्लियर नहीं है कि ये अपाचे हेलीकॉप्टर अपने आप गिर गया है या फिर इसको ईरान ने निशाना बनाया है। तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के अंदर का जो एरिया है वो एरिया लगातार जंग का मैदान बना हुआ है। अमेरिका वहां से जहाज निकालने की कोशिश कर रहा है, ईरान वहां से जहाज निकलने नहीं दे रहा है। ये हालात हैं और इनमें लगातार डील की बात हो रही है। वो डील कहां तक पहुंचेगी अभी किसी के लिए भी ये कह पाना मुश्किल नहीं है, लेकिन जब ईरान की इतनी बात हो रही तो गजा की भी थोड़ी सी बात करना जरूरी है। अचानक से कल खबर आई, कल मैंने इसको कवर नहीं किया था, मैंने आज के लिए छोड़ दिया था कि आगे बढ़ेगी तो उसके साथ कवर कर लूंगा। कल अचानक से खबर आई कि कैरो में जो गजा की पीस डील है उस पर बातचीत दोबारा शुरू हो गई है। अब ये गजा की पीस डील क्या है मेरे को समझ में नहीं आता, और इसमें बातचीत क्या होगी ये भी समझ में नहीं आता। गजा को रीबिल्ड करने के लिए जो फंड बनाया था ट्रंप ने, उसमें 1 रुपया नहीं है, 1 रुपया अभी तक नहीं आया है। ठीक है, और उसके आगे आप देखेंगे रोज गजा से खबरें आती हैं कि कुछ लोगों को इजराइल ने मार दिया, और जितने इलाके में रहने का तय हुआ था वो इलाका लगातार इजराइल बढ़ाता जा रहा है, यानी रोज सीज फायर तोड़ा जा रहा है। अभी अगर कल की खबर आप देखेंगे तो 6 लोगों को गजा में मार दिया गया, और सिर्फ इतना नहीं हुआ, ईरान के साथ जंग जैसे हालात जैसे ही बने वैसे ही जो इमदाद आती थी उस इमदाद को भी रोक दिया गया, यानी सस्पेंड कर दिया गया। अभी फिलहाल गजा के अंदर इमदाद नहीं आ रही है। अब आप मुझे जरा बता दीजिए कि सीज फायर की कौन सी शर्त इजराइल मान रहा है, और ये नई जो बातचीत हो रही है उसमें क्या होगा। जब पुरानी शर्तें ही इजराइल नहीं मान रहा है तो नई शर्तें क्या तय होंगी और क्या होगा। अगर अमेरिका वाकई ईमानदार होता, गजा की पीस डील अमेरिका ने कराई है, अगर वो वाकई ईमानदार होता तो इजराइल के ऊपर प्रेशर बनाता कि भैया मैं गारंटर हूं, तुम कैसे ये डील तोड़ रहे हो, तुम कैसे रोज इस डील को तोड़ रहे हो, तुम कैसे रोज गजा के ऊपर अटैक कर रहे हो, तुम कैसे रोज अपनी जमीन बढ़ाते जा रहे हो, वेस्ट बैंक में बढ़ा रहे हो, गजा में बढ़ा रहे हो, वेस्ट बैंक में लोगों को घरों से निकाल रहे हो, गजा में लोगों को मार रहे हो, और ये सब करने के बाद आप कहते हैं कि इजराइल एक शरीफ मुल्क है, इजराइल एक डेमोक्रेटिक मुल्क है, ये डेमोक्रेसी होती है, ये जमहूरियत होती है। इजराइल एक जमहूरी मुल्क नहीं है, इजराइल एक पूरी तरह से आप ये कह सकते हैं कि हमलावर मुल्क है, जो 24 घंटे हमले के मूड में रहता है, जिसके लिए अगल बगल जितने लोग हैं सारे के सारे दुश्मन हैं।
और मिडिल ईस्ट के अंदर जितनी प्रॉब्लम्स हैं उनकी जड़ में यही है। आप इजराइल को मिडिल ईस्ट से हटा दीजिए। हटाने का मतलब ये नहीं कह रहा हूं कि इजराइल के लोगों के साथ कुछ कर दीजिए, थोड़ी देर तक अपनी एनालिसिस में इजराइल को माइनस कर दीजिए और आप देखेंगे कि मिडिल ईस्ट की प्रॉब्लम 90% कम हो जाएंगी। ऐसा नहीं है बाकी मुल्क नहीं लड़ते हैं, लेकिन इजराइल के चलते ये वार्स जो हैं ये बिल्कुल दूसरे लेवल पर चले जाते हैं। जितने वार्स होते हैं मिडिल ईस्ट में, सब में इजराइल का और अमेरिका का दखल होता है, जिसके चलते मिडिल ईस्ट लगातार डिस्टर्ब्ड एरिया बना हुआ है। अगर आप उसको नहीं रोकते हैं तो बाकी चाहे गजा का सीज फायर हो, चाहे ईरान का सीज फायर हो, सबका टूटना तय है, क्योंकि इजराइल की लालच खत्म नहीं होने वाली है, जंगखोरी खत्म नहीं होने वाली है। मतलब इतने सब के बावजूद अगर वो लेबनान पे अटैक कर रहा है, और लेबनान के जो राष्ट्रपति महोदय हैं आओन साहब, उनका कहना है कि इजराइल लड़ाई बंद करे और बातचीत करे, जब तक डील नहीं होगी मैं नेतन्याहू से मुलाकात नहीं करूंगा। अरे आउन साहब, कौन अपने गुलाम से मिलने के लिए परेशान होता है? तो आप नेतन्याहू से नहीं मिलेंगे तो नेतन्याहू का क्या चला जाएगा? आपकी दिक्कत यह है कि आप लड़ने के लिए तैयार नहीं हैं। आप हिजबुल्लाह को बड़ा दुश्मन मानते हैं और इजराइल को छोटा दुश्मन मानते हैं। आप डील भी यही चाहते हैं कि आप और इजराइल मिलकर हिजबुल्लाह को ख़त्म करें, ताकि अमेरिका और इजराइल की गुलामी करते हुए आप आराम से लेबनान के ऊपर राज कर सकें। और जब तक आप इस तरह से बिहेव करेंगे, तब तक यकीन जानिए लेबनान में किसी भी तरह का कोई अमन नहीं हो सकता। तो फिलहाल ये हालात है। हमारे यहाँ अखबारों में एक ज़माने में खबर आती थी कि हालात तनावपूर्ण बने हुए हैं लेकिन कंट्रोल में है, टेंशन है लेकिन कंट्रोल में है। तो मिडिल ईस्ट में आप कह सकते हैं टेंशन है लेकिन कंट्रोल कुछ खास नहीं है। किस पल एक ट्रिगर दबे और दोबारा से लड़ाई शुरू हो जाए, ये कहा नहीं जा सकता है। फिलहाल तो यही हालात हैं। आगे जैसे होंगे मैं अपडेट करता ही रहूँगा। जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारे वीडियोस। आज के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।